we have seen concepts of gravitational intensity as well as acceleration due to gravity. चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इस टॉपिक में आएगा आपका एस्केप वेलोसिटी, इस टॉपिक में आएगा आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी, इस टॉपिक में आएगा आपका प्लैनेटरी मोशन, दैट इज केपलर्स लॉ। ये सब इस टॉपिक को समझने के बाद ही हम लोग कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल and potential energy. We are talking about gravitational potential and potential energy. ठीक है, हाँ। तो पहले समझते हैं व्हाट इट इज। पोटेंशियल, इसको हम लोग V से डिनोट करेंगे। एट ए पॉइंट in a gravitational field, potential at a point in a gravitational field is defined as the work done against gravity in moving a 1 kg mass from infinite or infinity to point of concern through any path. स्टेटमेंट देख के आसानी से कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इट इज। हम लोग ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी समझ चुके हैं। क्या था ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी? अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर ढेर सारे मासेस पड़े हैं, m1, m2 आर द डिफरेंट मासेस, m3 आर द डिफरेंट मासेस, नहीं, सपोज यहाँ पर कुछ m4 पड़ा है, तो यहाँ पर अगर पूछा गया कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, व्हाट यू डू, यू जस्ट कीप ए 1 kg मास हियर एंड सी व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू ऑल दीज मासेस। ये सारा मासेस के चलते मान लो कि जो नेट फोर्स है वो ऐसा है, तो दैट इंटेंसिटी वाज नथिंग बट द नेट फोर्स ऑन इट। इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द नेट फोर्स ऑन द 1 kg मास एट द पॉइंट ऑफ कंसर्न। अभी हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल का। Intensity was force, it was a vector. But think about potential. अगर पूछा गया what is the potential, gravitational potential at this point, you say it is defined as the work done against gravity in moving a 1 kg mass. कोई एक 1 kg mass को कहाँ से, from infinity, यहाँ से काफी दूर से, फील्ड के बाहर से कोई 1 kg mass को लेके आओ, किस रास्ते में, किसी भी रास्ते में लेके आओ, कैसे कैसे करके यहाँ तक लेके आओ, और क्या देखना है, जो भी वर्क हुआ अगेंस्ट ग्रेविटी जो वर्क होगा उसको हम कहेंगे पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको याद रखना है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। इट इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन मूविंग ए 1 kg मास फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ऑफ कंसर्न। समझ में आया? कौन से भी रास्ते में लाओ फर्क नहीं पड़ता है, नहीं फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, छोटा सा रास्ते शॉर्टकट में लाएंगे तो कम वर्क होगा, ऐसा नहीं है। योर ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। इट डिपेंड्स अपॉन द वर्क डन, डिपेंड्स अपॉन फ्रॉम व्हिच पॉइंट टू व्हिच पॉइंट यू आर टेकिंग, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। किसी भी रास्ते में लो, ऐसा सीधा ले आओ या फिर घुमा फिरा के ले आओ, द वर्क डन बाय ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी विल बी सेम। ओके, अगर इस पॉइंट को हम P कहेंगे और कहेंगे if W amount of work is done against gravity
against gravity in bringing a m kg mass, then if W amount of work is done against gravity in bringing a m kg mass, then V at point P क्या होगा, m kg को लाने में W वर्क हुआ, 1 kg को लाने में जो वर्क होगा और W by m होगा, जिसको हम कहेंगे जूल्स पर kg। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल कम्स आउट टू बी जूल्स पर kg। समझ में आया? अच्छा बताओ, ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? इट इज द वर्क डन, वर्क इज ए स्केलर, सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज इट इज द वर्क डन। यूनिट क्या हो गया? जूल्स पर केजी। स्कूल वालों को पूछेंगे, छोटे छोटे डायमेंशन वगैरह भी पूछेंगे, चाहो तो आप डायमेंशन लिख सकते हो। डायमेंशन क्या होता है देखो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका डायमेंशन। यू से इट इज जूल्स हो गया m l स्क्वायर t टू द पावर -2 बाई kg हो गया m, तो मार्कपीट करो तो क्या मिल जाएगा, m m कैंसिल हो गया तो मिलेगा m टू द पावर 0। सो द डायमेंशन इज m टू द पावर 0 l स्क्वायर t टू द पावर -2 जूल्स पर kg। तो किसी भी पॉइंट में आपको पोटेंशियल पता करना है तो करना क्या है, just bring a 1 kg mass from infinity to that point, whatever is the work done against gravity, that is the potential। लेकिन सोचो तो मैं जब ये 1 kg मास को काफी दूर से इधर लेके आया, इन लोगों के पास लेके आया, ये जो मासेस है ये तो ऑलरेडी मासेस अवेलेबल है यहाँ पे। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर मैंने क्या किया, आई एम ब्रिंगिंग द 1 kg मास टू दिस पोजीशन। जब यहाँ पर लेके आया, कहाँ से लाया, दूर से लाया, लेकिन जैसे जैसे इसको पास लाने लगा ये सारा फोर्स इसको खींचने लगे, ऑल दिस मासेस विल अट्रैक्ट इट। जब ये अट्रैक्ट करेंगे और हम इसको लेके आ रहे हैं, वर्क विल बी डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चारों मिलकर इसको खींच रहे हैं तो बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क होगा। सपोज बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क हुआ 100 जूल यहाँ तक लाने में, तो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या वर्क हुआ, -100 जूल। सो जब भी हम कोई चीज को इन्फिनिटी से किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाएंगे, वर्क विल बी ऑलवेज डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड और बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, बट पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव क्वांटिटी। रिमेंबर, पोटेंशियल इज ऑलवेज ए नेगेटिव क्वांटिटी, इट कैन नॉट बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे एज gravitational force is attractive in nature, therefore work is done by gravity। चीजों को समझो भैया, वर्क इज डन बाय ग्रेविटी इन ब्रिंगिंग ए 1 kg mass from infinity to the field। Hence potential क्या है, work done against gravity, it is defined as work done against gravity। तो पोटेंशियल इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, पोटेंशियल इज ए नेगेटिव क्वांटिटी। समझ में आया? इट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो आपने 3 कैरेक्टरिस्टिक देखा, एक तो है नेगेटिव क्वांटिटी है, दूसरा है स्केलर क्वांटिटी है ना, और क्या देखा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड इन ब्रिंगिंग द 1 kg मास। क्या मेरी बात समझ में आया? अच्छा, पोटेंशियल इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, ये बात समझ में आया? ठीक है, चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं। हाउ मच इज द पोटेंशियल।
सपोज हम निकालना चाहेंगे पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस x from or at a distance r from a point mass m, कोई पॉइंट मास m से r डिस्टेंस में पोटेंशियल कितना होगा हम जानना चाहते हैं। दिस इज ए स्मॉल डेरिवेशन, स्कूल वाले पूछ लेते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे इसको याद करो, ठीक है। तो पता ये करना है व्हाट इज द पोटेंशियल। तो सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक मास है जिसका मास कितना है, द मास ऑफ दिस बॉडी इज से m। यहां से r डिस्टेंस में हमें पता करना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल, कितने दूर पे, एट ए डिस्टेंस r, यहां से r डिस्टेंस में, ये डिस्टेंस में आपको पता करना है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे, फॉर दिस हमें क्या करना है, कोई एक 1 kg मास को इनफाइनाइट डिस्टेंस से 1 kg मास को इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहां तक लेके आना है। जो भी वर्क होगा अगेंस्ट ग्रेविटी दैट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो कितना वर्क होगा जानने के लिए हमें वर्क का फॉर्मूला मालूम है, F इंटू एस कर देते हैं। F इंटू एस तो तब करते हैं जब F कांस्टेंट है। क्या जैसे हम 1 kg को लेके आएंगे हर जगह उसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स आएगा? नहीं। तो व्हेन फोर्स इज नॉट कांस्टेंट हाउ वी कैलकुलेट द वर्क? F क्या करते हैं, डिफाइंड एज F डॉट ds का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट फोर्स है तो F डॉट s कर लेते हैं। यू क्लियरली सी द फोर्स इज चेंजिंग हियर, ठीक है। चलो देखते हैं कि ये फोर्स वेरिएबल है, मतलब अगर हम देखेंगे कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx इतना में कितना वर्क होगा, ऐसे सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे और जोड़ देंगे तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। सो लेट अस कंसीडर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, small displacement dx at a distance x from the point mass। ये dx इतना छोटा है कि ओवर दिस डिस्प्लेसमेंट फोर्स ऑन 1 kg कैन बी assumed to be constant। तो जो छोटा सा वर्क होगा F डॉट dx कर लेंगे, नहीं, ठीक है। याद रहे डिफरेंशियल अप्रोच में dx इज ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, मतलब ये dx एक वेक्टर है, कैसा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। dx इज ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, dy बाई dx में क्या था, और dy इट इज इंक्रीज इन y पर यूनिट इनफाइनेटिसिमल इंक्रीज इन x, दोनों इंक्रीज ही है, ठीक है। मतलब x डिस्टेंस में dx कंसीडर करें, मतलब ऐसे करें। तो मैं इस चीज को कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये पॉइंट को चलो इन्फिनिटी मानते हैं, इस पॉइंट को p मानते हैं। हम कहेंगे vp क्या है, इट इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ध्यान से देखना, इन ब्रिंगिंग 1 kg को लाने में, ब्रिंगिंग 1 kg फ्रॉम इंफिनिटी टू p, यही तो है पोटेंशियल का डेफिनेशन। थोड़ा स्टेटमेंट को गौर से देखो, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन ब्रिंगिंग 1 kg फ्रॉम इंफिनिटी टू p। क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन मूविंग द 1 kg फ्रॉम p टू इंफिनिटी? बात एक ही हुआ, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू p इस इमेज वर्क डन बाय ग्रेविटी इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम p टू इंफिनिटी। तो आप कहेंगे इट इज इमेज वर्क डन बाय ग्रेविटी in moving 1 kg from कहां से कहां पर, p to infinity। ओ ये बात है, अब तो हमें समझ में आ गया। x डिस्टेंस में when I am considering a small displacement dx, x डिस्टेंस में when I am considering a small displacement dx, तो आप कहोगे the small work done is f dx।
of total Warden, integration of this, x varying from here to here. It is integration of f dx, है कि नहीं? ये dx में क्या वर्क हुआ? f into dx, where f is force on 1 kg at a distance x. अब एट डिस्टेंस x, यहां से x डिस्टेंस में 1 kg के ऊपर क्या फोर्स आएगा? हाँ m kg रखा है, x डिस्टेंस में 1 kg रखें, क्या फोर्स आएगा? gm into 1 by x square. So it is coming out to be gm by x square. क्या बात समझ में आया? अब हम जब इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? एफ डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो एक्स का लिमिट डालना पड़ेगा। नीचे जो लिखते हैं इसको कहते हैं लोअर लिमिट और मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, ऊपर जो लिखते हैं इसको अपर लिमिट कहते हैं। ऊपर वाले को अपर बोलते हैं तो नीचे वाले को लोअर बोलना चाहिए, नहीं लोअर बोलते हैं। हाँ, तो मैच करता है ना हम लोगों का लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा ऊपर अपर ठीक जैसे लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, तो ये ऊपर वाले अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स है, सोचो हम करना क्या चाहते हैं? I want to calculate Warden over all such small incremental distances. 1 kg को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या वर्क हुआ, यहाँ तक क्या वर्क हुआ, यहाँ तक क्या वर्क हुआ, ये से सारे छोटे छोटे वर्क को निकाल के जोड़ देंगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा। Are you getting? That means here what is the value of x? It is equal to r. Here what is the value of x? It is infinite. Isn't it? It is x to r to infinite. x का लिमिट क्या हो जाएगा? r to x is equal to r to x is equal to infinite. समझ में आ रहा है? स्कूल में डिराइवेशन तो डालते हैं, लेकिन अगर बुक से पढ़ोगे तो आपको नोट्स लंबे बन जाएंगे। देखो मेरा कितना छोटे में बन रहा है और आपको पूरा आंसर मिलेगा उसमें। 10 क्या मिल गया? vp क्या है ये? लिमिट x टेंड्स टू x from limit x varying from r to infinity f dx, और f का वैल्यू ऑलरेडी हम देख चुके हैं gm by x square dx। और शायद आपको ये भी मालूम होगा हमारे होनहार बच्चों को कि f to the power n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? f to the power, ओ बोलो भाई, n+1 है कि नहीं? अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कि पहली बार देख रहे हैं मेरे को। अबे आंसर बोलोगे तभी ना मेरे को समझ में आएगा कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है? तो ये हो गया x to the power n+1 by n+1। तो इसमें gm कांस्टेंट है, आप बाहर छोड़ सकते हो, अंदर बन गया r to the power infinity x to the power -2 dx and can be written as gm x to the power -2 का इंटीग्रेशन हो गया x to the power -2 plus 1 by -2 plus 1 limited from r to infinity. When I write r to infinity, I find it is coming minus, ये नीचे -1 आएगा, minus gm. It is x to the power -2 plus 1 is x to the power -1 is 1 by x limited from r to infinity, है कि नहीं? लिमिटेड फ्रॉम r to infinity। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ? तो हम देखेंगे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं पोटेंशियल वार्डन बाय ग्रेविटी इन मूविंग द मास फ्रॉम दिस। ओ, एक छोटा सा गड़बड़ हो गया है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? वार्डन बाय ग्रेविटी इन मूविंग 1 kg मास फ्रॉम p टू इंफिनिटी। यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो कैसे था भैया? वो ऐसे था, है कि नहीं? और हमारा ये जो फॉर्मूला क्या था वो f डॉट dx था, है कि नहीं? f डॉट dx का इंटीग्रेशन। और यहाँ पर f और dx कैसे है? एक दूसरे को अपोजिट है कि नहीं? f और dx अगर एक दूसरे को अपोजिट हो गए तो f डॉट dx क्या हो जाएगा? f dx cos 180, नहीं? सो इट इज, थोड़ा मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा, इट इज सेम एज f dx cos 180 r to infinity, which is same as cos 180 कितना होता है? -1,
So I leave a minus sign here. ठीक है, यहाँ पर एक माइनस साइन आया और यहाँ से दूसरा माइनस आया तो ये बन गया प्लस। यहाँ पर एक माइनस साइन पहले से यहाँ पर जमा हुआ था, ये माइनस से माइनस मिलकर हो गया प्लस। हाँ अब सही है, क्या बात समझ में आ रहा है? आई एम फाइंडिंग वर्क डन बाय ग्रेविटी। बाय ग्रेविटी तो एफ इधर को है, डी एक्स उधर को है। एनीवे चलिए, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो जीएम है, पहले अपर लिमिट डालते हैं कि लोअर लिमिट? अपर लिमिट, तो इट इज 1 बाई इंफिनिटी माइनस 1 बाई आर, क्या बन गया ये? माइनस जीएम बाई आर। वाई? बिकॉज 1 बाई इंफिनिटी 0। So you clearly see that the potential is coming in negative quantity. Potential is always a negative quantity. किसी जगह maximum potential कितना हो सकता है? 0. ये क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम पोटेंशियल एट ए पॉइंट? इट इज 0, क्योंकि बहुत दूर में चले जाओ तो वहां पर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मैक्सिमम पोटेंशियल इज 0। और कोई m के g मास के लिए r डिस्टेंस में पोटेंशियल होगा माइनस जी एम बाई आर। नहीं तो यहां से जो दो इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ रहा है उसको खाली लिखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। कोई एक m के जी मास के लिए फॉर m के जी एट ए डिस्टेंस r पोटेंशियल इज माइनस जी एम बाई आर। दूसरा हुआ, कोई m के जी का मास है, यहां से r डिस्टेंस में पोटेंशियल है माइनस जी एम बाई आर। जो समझदार है, कौन कौन समझदार है चलो चेक करते हैं, कौन बताएगा? यहाँ पर जो पोटेंशियल है कितना? माइनस जी एम बाई आर, वो कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड, डाउनवर्ड, टूवर्ड्स एम, अवे फ्रॉम एम? डायरेक्शन में नहीं है। कौन सा डायरेक्शन में होगा? The potential here is towards m, away from m, upward, downward, inward, outward. स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई डायरेक्शन होता नहीं है। ध्यान से सुनेंगे तो लोगों को समझ में आएगा। काफी लोग सोच रहे हैं किधर को होगा सर, तो बोले नहीं, लेकिन पूछ लेते हैं, बिना पढ़ाए पूछने की आदत है सर की, एक बुरी आदत है। अरे नहीं, हम बता चुके हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसका कोई डायरेक्शन है नहीं। अच्छा, दूसरा हुआ कि एज वी गो अवे फ्रॉम ए मास, किसी एक मास से दूर चले जाएंगे। गो अवे फ्रॉम ए मास, कोई एक मास से हम दूर चले जाएंगे, मास m है, इससे दूर चले जाएंगे। बताओ पोटेंशियल विल इंक्रीज और डिक्रीज? दूर दूर चले गए और दूर गए और दूर गए तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ। अगर हम कहेंगे r बढ़ गया तो जीएम बाई आर घट जाएगा। अब बताओ -10 बढ़ा है कि -3 बढ़ा है? -3 बढ़ा है, मतलब ये क्वांटिटी बढ़ जाएगा, सॉरी ये क्वांटिटी घट जाएगा, मतलब पोटेंशियल बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो याद रखना है, क्या याद रखना है? एज वी गो अवे फ्रॉम ए मास पोटेंशियल ग्रेजुअली इंक्रीजेस। बट व्हाट अबाउट इंटेंसिटी? इंटेंसिटी वाज द फोर्स। 1 kg जितना ज्यादा दूर में रहेगा उतना कम फोर्स आ पाएगा वो, तो इंटेंसिटी डिक्रीजेस। समझ में आ रहा ना? सो बट इंटेंसिटी डिक्रीजेस। तीसरा हुआ मैक्सिमम पोटेंशियल एट ए पॉइंट can be 0. Maximum potential can be 0. क्या बात समझ में आ रहा है? चलिए, अच्छा, छोटे छोटे एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम कहेंगे कि यहां पर
ये कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देख लेना। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में हुआ यूं है कि यहाँ पर दो छोटे छोटे मास रखे हुए हैं। हियर आर टू स्मॉल मासेस, ठीक है, टू स्मॉल मासेस आर हियर। ये दोनों मास है m और ये ट्रायंगल का ये साइड लेंथ है l। पूछा है कि व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P, फाइंड पोटेंशियल एट P। ठीक है, P पॉइंट में पोटेंशियल पूछ रहा है तो सॉल्यूशन की बात करें। जब हम P पॉइंट में पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ टू मासेस है देयर। ये वाला M के लिए कुछ पोटेंशियल बनेगा, वो वाला M के लिए भी कुछ पोटेंशियल बनेगा, है कि नहीं? क्यों अंकित? तो यहाँ पर इन दोनों के लिए जो पोटेंशियल बनेगा, दोनों पोटेंशियल के बीच में एंगल क्या होगा? सोच के बताओ। अंकित सोच रहा है, बताएगा अभी। इसके लिए जो पोटेंशियल, इसके जो पोटेंशियल, दोनों के बीच में क्या एंगल होगा? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, श्योर 60 डिग्री। आप लोग क्या बोल रहे हो? व्हाट इज द एंगल? g/√3l। पहले बताओ मैं क्या पूछ रहा हूँ। यहाँ पर इसके लिए जो पोटेंशियल बनेगा, दोनों पोटेंशियल के बीच में एंगल कितना है? जोर से बोलो। ठीक है, ठीक, हाँ 60 डिग्री। कितने लोग 60 डिग्री बोलते हैं? थोड़ा हाथ उठाए तो। बाकी लोगों को हिंदी ही समझ में नहीं आ रहा है। हाथ उठाना, ये इसको हाथ कहते हैं, ऐसे करना है। हाँ उठाओ, उड़ गया हाथ। अरे नहीं, इतना मेहनत कौन करेगा? इतना वजनदार 2.5 किलो का हाथ है, नहीं? तो गधे में बताया पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो एंगल कहां से आएगा? पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्या उनके बीच में एंगल निकलेगा? स्केलर क्वांटिटी है तो इधर सीधा तान के बोल रहे लोग 60 डिग्री। मतलब अटेंशन कहाँ है? देखो, तुमको रोजो क्वीन में जाना चाहिए, समझ रहे हो ना? इंडिया का कैपिटल पूछता है तो रोजो क्वीन जाता है, वहां पर रोजो क्वीन बोलता है वो भुवनेश्वर इंडिया का कैपिटल है, ऐसे बोलता है। लड़का हो गया गलती से, चल ठीक है। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये स्केलर क्वांटिटी है तो फिर तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा भाई? पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू इसके लिए पोटेंशियल, इसके लिए पोटेंशियल। अब कोई m kg मास के लिए L डिस्टेंस में माइनस Gm/L², और इसके लिए भी तो वही माइनस Gm/L, सॉरी L² है क्या? L था ना, L सॉरी, माइनस Gm/L, दोनों को जोड़ो मिलेगा माइनस 2Gm/L। कोई आंसर भी बोल चुका था, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। कैन वी हैव ए पॉइंट वेयर E intensity is 0 but potential is not 0? क्या ऐसा हो सकता है? If yes, give example. इंटेंसिटी तो 0 है, पोटेंशियल 0 नहीं है। कोई ग्रेविटेशनल फील्ड में, मतलब वहां पर 1 kg मास रखो तो कोई फोर्स नहीं आएगा, लेकिन वहां तक 1 kg मास को लाने में कुछ वर्क होगा कि नहीं? चलो सोचते हैं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक मास है m, और ये जो मास यहाँ पे है, इस मास जैसा एक दूसरा मास है वो यहाँ से कुछ r डिस्टेंस में, मान लो कि 2r डिस्टेंस में, इट इज एट 2r डिस्टेंस। सपोज इसकी मिड पॉइंट की बात करा जाए, ये m है और ये m है। मिड पॉइंट में इंटेंसिटी कितना है जानने की एक ही तरीका है, क्या? कीप ए 1 kg मास एंड सी द फोर्स ऑन इट। 1 kg मास यहाँ पर रखेंगे तो ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, ये जितने जोर से खींचेगा ये उतने जोर से खींचेगा, नेट फोर्स बिकम्स 0। सो एट द मिड पॉइंट बिटवीन टू लाइक मासेस इंटेंसिटी इज 0, है कि नहीं?
बट यहाँ पर पोटेंशियल को हो तो इसके लिए कुछ पोटेंशियल निकलेगा, उसके लिए भी कुछ पोटेंशियल निकलेगा, वो तो स्केलर क्वांटिटी। डू यू थिंक द पोटेंशियल्स विल कैंसल आउट? नो, इट इज a scalar quantity, there is no direction. So potential is not zero, but intensity is zero. तो can we have? Yes. Example क्या है? Example is at the midpoint between two like masses, दो like masses के बीच में ये हो सकता है मिड पॉइंट में। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज हियर इज ए रिंग, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है और इस रिंग का कुछ मास भी होगा, रेडियस भी होगा। ऑब्वियस है, सबको मालूम है कि रिंग का मास और रेडियस होता है, तो इसका भी मास और रेडियस होगा। मिड पॉइंट में एट मिड पॉइंट और सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग आपको बोलना है, मैं कुछ चॉइस दे रहा हूं। ई एट सेंटर इज नॉट जीरो, V at center is not zero. Option B. E at center is not zero. V at center is zero. Option C. E at center is zero. V at center C is not zero. And option D हो गया, E at center C and V at center C both are zero. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? A, B, C, D. सी में होगा, क्योंकि सेंटर में अगर 1 kg मास रखेंगे, रिंग का ये वाला हिस्सा जितना जोर से खींचेगा, ये वाला हिस्सा उतने ही जोर से खींचेगा, नेट फोर्स विल बिकम जीरो, है कि नहीं? सो एट द सेंटर ऑफ द रिंग यू विल नोटिस दैट द इंटेंसिटी इज जीरो, बट पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी. Potential due to two masses at a point will not cancel out, they will just add up. Now ये क्या बन गया आंसर? आंसर बन गया C. क्या बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा चीज आपको बताना चाहेंगे, खाली फॉर्मूले के तौर पे याद रखना, स्कूल वाले इसके ऊपर नहीं पूछेंगे. पोटेंशियल ड्यू टू ए हॉलो स्फीयर of mass m, potential due to a hollow sphere of mass m, radius r, and radius r. कोई एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, कोई हॉलो स्फीयर के चलते पोटेंशियल क्या होगा, ये जो मैं आंसर दूंगा आपको याद रखना है, मैं समझा दूंगा कैसे हुआ, और आपको प्रूफ वाला पार्ट याद नहीं, मतलब लिखना नहीं है, खाली समझना है. अगर हमारे पास कोई एक हॉलो स्फीयर है, ये एक हॉलो स्फीयर है भैया, ये हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर के लिए अगर मैं यहां से सेंटर से कुछ x डिस्टेंस में पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, ये पॉइंट में, इसका मास m है और रेडियस इसका r है, दिया हुआ है, द रेडियस इज r, ये रेडियस इसका r है. हुआ यूं है कि यहाँ पर मुझे इंटेंसिटी पता करना है, पोटेंशियल पता करना है. हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पैरामीटर्स एट एनी पॉइंट आउटसाइड ए होलो स्फीयर वी कैन कंसीडर द एंटायर मास एज ए कंसंट्रेटेड पॉइंट मास लोकेटेड एट द सेंटर. मतलब ये पूरा स्फीयर के लिए यहाँ पर जितना इंटेंसिटी होगा, अगर ये पूरे को एक पॉइंट मास बना देते हैं m kg का यहाँ पर, उसके लिए भी वही इंटेंसिटी होगा, है कि नहीं? अच्छा, तो अगर इन्फिनिट से 1 kg लेके आएंगे तो ये पूरा स्फीयर के लिए इन्फिनिट से कोई चीज को यहाँ तक लाने में जितना वर्क होगा अगेंस्ट ग्रेविटी, ये अगर इसको भगा के m kg रख देंगे तो भी तो उतना ही वर्क होगा, क्योंकि फील्ड इज सेम. Outside the sphere, the gravitational field of this sphere is same as that of a point mass located at the center. So point mass के लिए 1 kg लेके आने में जितना वर्क होता था, इसके लिए भी 1 kg को लेके आने में उतना ही वर्क होगा.
पॉइंट मास के लिए एक्स डिस्टेंस में जितना पोटेंशियल होता था इसके लिए भी पोटेंशियल वही होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो क्या कहेंगे, एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, आप कहोगे पोटेंशियल क्या होगा, कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन आर है, बाहर है, तो आप कहोगे पॉइंट मास के लिए जो होता है, पॉइंट मास के लिए क्या होता था, माइनस जीएम बाई एक्स, नहीं? अच्छा, एक्स इज इक्वल टू आर, मतलब ऑन दी सरफेस, तब भी तो तुम बाहर ही हो, आप दरवाजे पे खड़े हो या गेट पे खड़े हो, घर से बाहर ही तो है कि नहीं? तो सरफेस पे हो या बाहर, यू आर आउटसाइड, तो फॉर्मूला विल बी सेम, एक्स की जगह आर डालना है, पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जीएम बाई आर। नाउ फॉर एक्स लेस देन आर, मतलब यहां पे, अब यहां पे थोड़ा सोचने वाली बात है। ये हो गया आपका स्फीयर, थोड़ा फिगर को बढ़िया से देखो समझो, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आ रहा है। वी गो टू द बेसिक डेफिनेशन, मुझे यहाँ पर सेंटर से एक्स डिस्टेंस में पोटेंशियल निकालना है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, कोई एक 1 kg मास को इंफिनिटी से उठा के, ये 1 kg मास को इंफिनिटी से उठा के यहाँ तक लाना पड़ेगा, है कि नहीं? जो वर्क होगा अगेंस्ट ग्रेविटी वो है पोटेंशियल। इंफिनिटी से 1 kg मास को अगर मैं लेके आता हूँ, अगर मैं 1 kg मास को इंफिनिटी से लेके आता हूँ यहाँ तक, तो जो वर्क होगा वो क्या है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस, दैट वी नो माइनस जीएम बाई आर। बस देखना है कि क्या एक्स्ट्रा वर्क होगा यहाँ से यहाँ तक आने में, है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक आने में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा। अच्छा, कोई एक स्फीयर के, होलो स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होता है, जीरो, अंदर तो होता ही नहीं है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी अगर नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में बाई और अगेंस्ट ग्रेविटी कोई वर्क नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इनसाइड द होलो स्फीयर। क्या मतलब बना? मतलब ये बना कि 1 kg को अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे, कितना वर्क होगा, उतना ही होगा जितना होता है यहाँ से यहाँ तक लाने में। मतलब यहाँ पर का पोटेंशियल यहाँ पर का पोटेंशियल बराबर है, मतलब पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड is given by same as minus gm by r। अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है, कितना है, जितना सरफेस में होता है, इट इज माइनस जीएम बाई आर, है कि नहीं? ये बात है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो हम इसको ऐसे भगा सकते हैं, बीच वाले पार्ट को भगा के हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, इक्वल टू साइन दे दिए तो दोनों आ गए इसमें, क्योंकि x की जगह r होगा तो ये माइनस जीएम बाई आर होगा, समझ में आ गया। फॉर x लेस देन r इट इज लाइक दिस। क्या याद रखना है कि एट एवरी पॉइंट इनसाइड द पोटेंशियल इज at every point inside the potential is same as that on surface। सरफेस में जो होता है अंदर हर जगह वही होता है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? यस। हाँ बोलो बेटा। सर उल्टा इक्वल्स टू आप उल्टा दे दो, नीचे वाले पे रहेगा x लेस देन इक्वल्स टू r। अच्छा, x अगर इक्वल टू r हो गया तो क्या होगा पोटेंशियल? gm बाय हुआ ना, वही तो है, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? x लेस देन r में ये होता है। सेम इज दैट ऑन दी सरफेस। ये चीज सबको समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो ये आपको स्कूल वाले नहीं पूछेंगे,
लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में डाल देते हैं, तो और जो लोग एंट्रेंस के लिए कर रहे हैं उनको चाहिए। अब मैं यहाँ पे कुछ एक छोटा सा फिगर भी ड्रॉ करना चाहता हूँ। वो फिगर ऐसा है कि अगर मैं ये समझाने के लिए ड्रॉ किया था, अगर हम कहेंगे कि अरे क्या, अगर हम कहेंगे ये है हमारा स्फीयर और इसके लिए मैं प्लॉट करना चाहता हूं वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। सपोज I want to plot the variation of intensity and potential due to this sphere। तो मैं क्या करता हूं, ऐसा ले लिया इसमें, ठीक है, मेरी इतना टेढ़ा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंटेंसिटी प्लॉट करना चाहता हूँ, यहाँ पे I want to plot intensity here, और यहाँ पे प्लॉट करना चाहता हूँ पोटेंशियल। ध्यान से देखना, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई वांट टू प्लॉट इंटेंसिटी हियर। तो आपको मालूम है कि जो इंटेंसिटी है वो अंदर क्या होता है, अंदर तो जीरो होता है, और जैसे जैसे बाहर जाओ ये 1/x² होता है, तो ये घटने लगता है। सो द डायग्राम गो समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा मैं डायग्राम को ऐसे बनाना चाहूंगा। अंदर इंटेंसिटी जीरो है, suddenly it rises on the surface and then it falls proportional to 1/x²। ये हो गया वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, हमें मालूम है नहीं। और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना था, मैक्सिमम इंटेंसिटी था इट इज माइनस सॉरी gm/r²। बाद में लिख लेंगे। I want to plot the variation of potential। अब मैं प्लॉट करना चाहता हूं पोटेंशियल का, ठीक है। Let us plot potential। When I am trying to plot potential, आप कहोगे अंदर पोटेंशियल जीरो है क्या? नहीं, कितना है अंदर हर जगह, -gm/r, मतलब पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। ये हो गया पोटेंशियल नेगेटिव। देखो ये पोटेंशियल का एक्सिस है, तो हम नीचे कर लिए इसको। और जैसे जैसे दूर गए, कोई मास से दूर जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है कि घटता है? दूर जाने से इंटेंसिटी नहीं घटता है, लेकिन पोटेंशियल बढ़ता है क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी है। हाँ, तो बढ़ेगा, ये बढ़ते बढ़ते जाएगा और काफी दूर में जाने के बाद शायद जीरो बन जाएगा। Are you getting? The variation of potential with distance and variation of intensity with distance I have tried to show and you have understood। ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आता है। Intensity on the surface is gm/r², जबकि potential on the surface is -gm/r। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? They'll just ask you to plot the variation of intensity and potential with the distance from center। फॉर्मूला याद रखना, समझ में आया? चलिए देखते हैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन। एट ए डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम ए अननोन पॉइंट मास, कितना मास है मालूम नहीं है, अननोन पॉइंट मास, इंटेंसिटी इज P0 and potential is V0। कोई एक अननोन मास है, कितना मास है मालूम नहीं, वहां से 2 मीटर दूरी पे इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल पता चल गया। ठीक है, तो at a distance 3 meter find
इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल कमेंट और इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल where potential is more और रहने दो, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। तो देख के बताओ। तो पूछा है कि 2 मीटर दूरी पे इंटेंसिटी E नॉट है, पोटेंशियल V नॉट है। ठीक है, ये दूसरा एक छोटा सा रिलेशन ले आते हैं इसके बीच में। चलो इसको कर लो, फिर बाद में करते हैं। हाँ, लेट अस डू इट। So many confusions. Okay. 2 मीटर दूरी पे इंटेंसिटी E नॉट है, पोटेंशियल कितना का पॉइंट मास है। अच्छा, ये कोई एक मास है, यहाँ से x डिस्टेंस में आपको इंटेंसिटी और पोटेंशियल का फॉर्मूला मालूम है। अगर ये पॉइंट को हम P कहेंगे तो आप जानते हो E at point P is gm by x square, it is the force on 1 kg, and V at point P is minus gm by x। बोला कि डिस्टेंस 2 मीटर्स when x is equal to 2, E नॉट कितना है भैया, gm by 2 स्क्वायर, और V नॉट क्या है, माइनस gm by 2। समझ में आया? नाउ when x is equal to 3, E नॉट क्या हो जाएगा और E क्या हो जाएगा, E will be gm by 3 का स्क्वायर। अच्छा, gm को हम 4 E नॉट लिख सकते हैं क्या? यस, देखो ये नीचे 4 है, E नॉट है, सो इट इज 4 E नॉट बाय 9। 4 E नॉट बाय 9, ये बात। एंड V नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो V क्या हो जाएगा, इट इज माइनस gm बाई 3। नहीं, अब क्या हो जाएगा ये, इट इज 2V नॉट बाई 3। अच्छा, पहले था V नॉट, अब हो गया 2V नॉट बाई 3। पोटेंशियल बढ़ गया कि घट गया? पहले था 2 मीटर दूरी पे V नॉट, 3 मीटर दूरी पे 2V नॉट बाई 3। पोटेंशियल बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। पहले था V नॉट 2 मीटर दूरी पे, 3 मीटर पे गए तो हो गया 2V नॉट बाई 3। बढ़ गया? घट गया? अरे, V नॉट इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, पोटेंशियल नेगेटिव क्वांटिटी है, जितना छोटा हो जाएगा उतना बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? V नॉट का वैल्यू घटा, लेकिन V नॉट क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी। हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पे 2 मीटर दूरी पे पोटेंशियल V नॉट था, 3 मीटर दूरी पे 2V नॉट बाई 3 था, पोटेंशियल बढ़ा कि घटा? पोटेंशियल बढ़ा, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होता है, 0। मैक्सिमम पोटेंशियल एट पॉइंट कैन बी 0। समझ में आया क्या? अच्छा, देखें दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग बता दोगे पक्का। ड्यू टू ए पॉइंट मास at a distance r, the intensity is E naught. Find potential at that point. खतरनाक क्वेश्चन है। Potential at that point. बोल रहा है कोई एक पॉइंट मास से r डिस्टेंस में इंटेंसिटी है E नॉट, पोटेंशियल कितना है बताओ। ठीक है, पोटेंशियल क्या है? सॉल्यूशन करें। r डिस्टेंस में जो इंटेंसिटी है वो क्या है, gm बाय r स्क्वायर। हाँ बेटा बोलो। माइनस E नॉट R। दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा माइनस gm बाई r। क्या हम इसको माइनस ऑफ E नॉट इंटू R नहीं लिख सकते?
क्योंकि जीएम की जगह ई नॉट इंटू आर स्क्वायर लिखो, ई नॉट दिया है, आर दिया है, पोटेंशियल बन गया माइनस ऑफ ई नॉट इंटू आर। क्या बात समझ में आ रहा है? चलिए, ये भी समझ में आ जाता है, कर नहीं पाते अलग बात, लेकिन समझ में आ जाता है। बढ़िया, ऐसे समझदार लोगों की जरूरत था हमारे देश को जो समझ जाते हैं। और कोई ज्ञानी कहे कि अगर आपको एग्जाम कोई क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो 50% सोल्यूशन आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन समझ के आ जाएगा तो 100 में से 50 आएगा, लिखना कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बात चल रहा था पोटेंशियल का। सपोज A is a point, B is a point, A का पोटेंशियल है VA, B का पोटेंशियल है VB। If VA is greater than VB, then what is direction of सर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी? अरे पोटेंशियल का नहीं पूछ रहे हैं, किसी दूसरे का पूछ रहे हैं। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट P? P पॉइंट में इंटेंसिटी क्या होगा? थोड़ा गधास मेथड लगा के देखो। गधास मेथड मतलब जो जानते हैं उसको जबरदस्ती खींच खाच के लगाना, फिर फंडामेंटली भी देख सकते हैं। अच्छा बताओ, कोई पॉइंट मास के लिए मान लो ए में कुछ पोटेंशियल है, बी में कुछ पोटेंशियल है। ध्यान से देखो, कोई पॉइंट, एक मिनट, कोई पॉइंट मास के लिए मान लो पोटेंशियल ए में बना है, बी में बना है, और ए का पोटेंशियल बड़ा है, तो पॉइंट मास कहाँ है? ए के लेफ्ट में कि बी के राइट में? सोचो और बताओ। कोई पॉइंट मास mkg है जिसके लिए यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल बना है, और दिया गया है कि पोटेंशियल एट A इज मोर देन पोटेंशियल एट B, तो पॉइंट मास कहाँ होने का चांस है? B का राइट में कि A का लेफ्ट में? A का लेफ्ट में होना चाहिए, क्योंकि मास जितना दूर जाएगा पोटेंशियल उतना बढ़ेगा। यहाँ पर तो दूर जाने से पोटेंशियल घट रहा है, मतलब पॉइंट मास को कहाँ होना चाहिए? B के राइट में होना जरूरी है। इधर आओगे तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। समझ में आ रहा ना? अगर ऐसे समझ गए तो फिर यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगा कैसे होगा? वो पॉइंट मास कोई 1 kg मास को अट्रैक्ट करेगा, इट विल बी लाइक A to B। समझ में आ रहा है? इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम A to B, है ना? और एक दूसरा तरीका भी है सोचने का। अगर हम A to B जाएंगे, वर्क इज डन बाई E, नहीं वर्क डन बाई E है, तो वर्क बाई E हुआ तो पोटेंशियल ग्रेजुअली देखो हम घट रहा है, नहीं? तो E का डायरेक्शन क्या होता है? जैसे हम हायर से लोअर की तरफ आते हैं, मान लो कि हम यहाँ से यहाँ पर आए, पोटेंशियल जी घट रहा है। घट रहा है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, इसलिए तो नीचे लाने से घट रहा है। ये पोटेंशियल घट रहा है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन, सो यू से इंटेंसिटी इज डायरेक्टेड फ्रॉम A to B। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? तो क्या लिखेंगे? दूसरे तरीके से समझाएंगे, तुम लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन होगा। सॉल्यूशन क्या हुआ? A to B, ठीक है? सर हरिओम। सर 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 क्लास चलची कौन सर? हाँ सर, ଏବେ ସରିଲାଣି ସାର୍, କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମିଂ ସରିଗଲାଣି। ଛଅଟା ନାଇଁ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି 6ଟା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ହଉ ସାର୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। So what you find? थोड़ा कंफ्यूजन है, हमारे प्यारे दोस्त फोन कर दिए, तो सॉल्यूशन हो गया। हाँ ये हो गया सब। तो पोटेंशियल समझ में आ गया सबको? हाँ, इसके ऊपर बहुत सारे अंदरूनी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, फिर भी आपकी जानकारी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं।
लेट से हियर इज ए मास, मान लो कि एक हॉलो स्फीयर है, ऐसा वाला एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं, मजा आएगा आपको करने में। फिजिक्स ना बहुत आसान है किनके लिए, जिनको ये करना आता। अभी तुमको कोई पूछेगा बताओ साइकिल चलाना आसान है कि डिफिकल्ट है, आप क्या कहोगे? हाँ उसमें क्या रखा है, दूर तक चलाना कष्ट लगता है लेकिन चलाना कोई मुश्किल बात नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन जो कभी नहीं चलाया और एक दो बार चलाया और गिरा है 2-3 बार, उसको बोलोगे अरे बाप रे कैसे चलता है, क्या हम लोग 2 पहिए के ऊपर चलता है, नहीं कैसे बैलेंस करते हैं लोग, कितना सरप्राइजिंग दिख रहा है, और इधर पेडल करते रहते हाथ को ऐसे ऐसे करते, खुद भी ऐसे ऐसे होते, हमको तो डर लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कितना आसान है। जो चला है वही बता सकता है कि कितना आसान है। इसलिए एक बार आपको फिजिक्स में रस मिल जाएगा तो फिर चीजें आसान लगने लगेंगी, ये बात है। तो ठीक है, यहाँ पे 2 हॉलो स्फीयर है, चलो मानते हैं कि इसका मास m है और इसका मास 3m है, और पूछा गया है और दिया गया है कि इसका जो रेडियस है r है और इसका जो रेडियस है चलो मानते हैं कि ये 2r है। ठीक है, 2r क्यों 3r कर लेते हैं, लिखने के लिए आसान रहेगा, 3r। फॉर 2 concentric hollow spheres, for 2 concentric hollow spheres, for 2 concentric hollow spheres, find potential at distances r/2, 2r and 4r from center। क्या बात समझ में आया, समझ में आया क्या? समझ में आ गया, ये बात है। अब सॉल्यूशन करते हैं। एट ए डिस्टेंस r/2 हियर, चलिए दोनों स्फीयर को नंबरिंग कर देते हैं। स्फीयर नंबर 1 है, ये स्फीयर नंबर 2 है। तो पॉइंट ए में जो अंदर है, यहां पे अगर कोई पोटेंशियल पूछेगा तो हम कहेंगे इट इज पोटेंशियल ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू द सेकंड स्फीयर। पहले वाले के लिए ए में क्या पोटेंशियल होगा, ए तो उसके अंदर है, तो जो उसका सरफेस में होता है वही होगा। सरफेस में क्या होता है, -gm/r, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा -gm/r। अच्छा, दूसरे वाले के लिए क्या होगा, ये तो दूसरे वाले के भी अंदर है, तो दूसरे वाले के लिए पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे जितना उसका सरफेस में होता है, उसकी सरफेस में क्या होता है, -g × 3m, दैट इज 3gm/3r, है कि नहीं? समझ में आया? तो ये सिंपलीफाई करो तो ये क्या बन रहा है, देखो तो इट इज -2gm/r। नाउ एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर B में, V एट पॉइंट B, वही तरीका है पहले वाले के लिए दूसरा वाले के लिए। पहले वाले के लिए कितना होगा, अभी इससे बाहर है, कोई एक स्फीयर के बाहर किसी एक पॉइंट में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, -gm/x। ये कितना दूर पे, 2r पे, तो हो जाएगा -gm/x मतलब 2r प्लस दूसरे वाले के लिए तो ये अंदर है, अंदर पोटेंशियल क्या होगा, जितना उसका सरफेस में होता है, सरफेस में क्या होता है, -3gm/3r। So is not it coming out to be 3gm/2r? Yes, -3gm/2r। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? यस, फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, बाकी रह गया कहाँ पे, 4r पे। 4r पे निकालना आपकी काम है, आप फटाफट कर सकते हो। लेट अस फाइंड आउट
पोटेंशियल एट पॉइंट सी, मतलब VC निकालना है। और आप जानते हो VC इज अगेन V1 प्लस V2। बट कोई भी स्फेरिकल मास के लिए बाहर पोटेंशियल, इंटेंसिटी, फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी निकालना है तो यू कैन कंसीडर दैट एज ए कंसंट्रेटेड पॉइंट मास लोकेटेड एट द सेंटर। ये सारा को कंसंट्रेट कर दो, 3m और m मिलके हो गया 4m यहाँ पे, और आपको पता करना है डिस्टेंस 4r, तो आंसर हो जाएगा कितना, माइनस G4m बाय 4r is coming out to be minus Gm by r। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? So this way we could find out the potential at different points। समझ में आया? चलिए, पोटेंशियल क्या है समझ में आया। Let us go for पोटेंशियल एनर्जी। सर ये तो हम लोग पढ़ लिए थे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में। हाँ, वहां पे भी आप लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर ये कुछ दूसरा रंग रूप में आपके सामने आएगा। वहां पर वो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस। कोई मास है m, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, बोलो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू छत है, क्या है बताना पड़ता था। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। So when I talking about gravitational potential energy here, I mean absolute potential energy, जिसके लिए कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है। समझ में आया? क्या है पोटेंशियल एनर्जी? वैसे with respect to this reference, अगर इस पॉइंट का मास का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, कैसे कहते थे? That is the work done against gravity in moving this mass from reference to this point। यहाँ से यहाँ तक उठा के लो, जो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी हियर विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस। यही तो था फॉर्मूला, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी डेफिनेशन हुई है। क्या कहेंगे? डेफिनेशन हुई है, क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट एनी पोजीशन is defined as work done against gravity in bringing the body from infinity to that point। बोल रहा है कोई एक पॉइंट मास है यहाँ पे, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है? क्यों पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि दूसरे मासेस से जो ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहे हैं। तो बताओ, यहाँ पर कुछ मास है, यहाँ पर कुछ मास है, ये सारे मासेस इधर उधर पड़े हुए हैं, इनका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड में ये मास पड़ा हुआ है। बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है? डेफिनेशन कहता है इट इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन ब्रिंगिंग दिस मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। समझ में आ रहा है क्या? इंफिनिटी टू दिस पॉइंट जो वर्क होगा वो ये पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इंफिनिटी से यहाँ तक 1 kg मास लाते हैं, जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है? पोटेंशियल। When I bring a 1 kg mass from infinity to this point, work done against gravity को पोटेंशियल कहते हैं। m kg को लाएंगे तो कितना होगा? m टाइम्स पोटेंशियल। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a mass m, potential energy of a mass m at a point p is given by at a point p is given by potential energy is equal to V at point P into mass। इतना सिंपल है। मास इंटू पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इट इज द पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी। तो क्या पता चला आपको? पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और ये पॉजिटिव क्वांटिटी की नेगेटिव क्वांटिटी? पोटेंशियल हरदम नेगेटिव है, तो व्हाट कैन बी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी? 0। समझ में आ रहा है कितना खतरनाक है? पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज
नेगेटिव क्वांटिटी। कौन सा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इट इज ऑलवेज नेगेटिव क्वांटिटी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कैन बी जीरो। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे? इट इज ऑलवेज ए नेगेटिव क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? जीरो। ध्यान रहे, बाद में आप लोग जब बड़े हो जाओगे पढ़ोगे, जो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, वो पकड़ के रखता है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज नेगेटिव। एनर्जी क्या होता है? माइनस 13.6/n² होता है ना फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो माइनस क्या है? इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से भारी पड़ जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ पर ही बन जाता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब बाइंडिंग एनर्जी। और किसी तरह से उसका एनर्जी को पॉजिटिव कर देंगे बाय गिविंग एक्स्ट्रा एनर्जी, तो भाग जाएगा एनर्जाइज होके, वो रहेगा नहीं। बाइंडिंग एनर्जी होगा तो एक दूसरे के साथ बंधे हुए होंगे। समझ में? अच्छा ठीक है, वो बात की बात है, बाद में देखो। काफी चीजें आपकी बोर्ड से निकल गया है, मैं क्या करूं, काफी चीजें निकल गया है। वो लोग डरने लगे हैं आजकल, बच्चे सुइसाइड करते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन डालने से। चलो इजी क्वेश्चन डालते हैं, चाहे बच्चे गधे बन जाए लेकिन जिंदा रहे, क्योंकि पॉपुलेशन घट ना जाए देश का। वैसे भी अभी चाइना को टक्कर मार के आगे निकल गया पॉपुलेशन में, नहीं? उसके बावजूद सरकार चाहता है कि रगड़ के बच्चे जिंदा रहे, बूढ़े जिंदा रहे। क्या क्या निकाल दिया वेंटिलेटर करके, लोग 90 साल तक नहीं मरते। पहले पता चला कि कॉलेरा हो गया, जिसको कहते हैं डिसेंट्री, पूरा गांव साफ हो जाता था। अब डिसेंट्री होता है, गांव साफ होता है, कोई डॉक्टर के पास भी नहीं जाता है, खुद ही जाता है वो फार्मासिस्ट के पास, वो फलाना मेडिसिन दे देना, दिया टक खा लिया, घूम रहा है। नहीं ऐसा है, कोई मरता नहीं है अभी। और देखो कितने बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, कौन बनने देगा किसी को? हमको तो 150 साल जिंदा रहना है। डॉक्टर वाले बच्चे जिंदा रखोगे कि मार दोगे उससे पहले? बड़ा तंग किए थे सर हमारे डॉक्टर्स, हमको जिंदा रखेंगे, है ना? हाँ एक काम करना, जिस रूम में बैठोगे सामने अपना नाम लिख देना कि फलाना डॉक्टर अंदर बैठे हैं। तो मैं भी थोड़ा सोचूंगा कि ये जो लड़का है क्या क्या पूछने से क्या क्या जवाब देता था, सही मेडिसिन देगा नहीं देगा, सोच के अंदर घुसूंगा नहीं घुसूंगा, सोचूंगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? m × Vp, ठीक है? अच्छा ये बात है, पॉइंट नंबर सी। कितना सिंपल है। अगर हम कहेंगे कि कोई भी पॉइंट में किसी एक मास है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो हम कहेंगे इट इज m × पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। नहीं, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग टर्म देखने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ मासेस। देखो भाई, ये अर्थ है, ये एप्पल है, एप्पल का पोटेंशियल एनर्जी कितना है पता करना हमें आता है, बिकॉज दैट इज इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। कोई उल्टा पूछेगा, क्या अर्थ का अपना, एप्पल का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है? हाँ है, तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड में अर्थ भी तो पड़ा है, तो इसके पास भी तो कुछ एनर्जी होगा। चलो बताओ टोटल एनर्जी क्या है? इसके पास भी कुछ है, इसके पास भी कुछ है। हम लोग अभी जानते हैं कि एप्पल के पास क्या है, लेकिन अर्थ और एप्पल सिस्टम में टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में ये है, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड में ये है। समझ में आया? तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। ऐसा कोई एक सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कब कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम मतलब वो सिस्टम में जो डिफरेंट मासेस के बीच में जो फोर्स है, उसके अलावा बाहर से कोई फोर्स नहीं है। जैसे मान लो हमारा सोलर सिस्टम, सारे प्लैनेट एक दूसरे के ऊपर और सन के ऊपर फोर्स डाल रहे, एंटायर सोलर सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है। क्या मालूम आ रहा होगा? हमें तो नहीं मालूम है, आ रहा होगा। इज द सोलर सिस्टम मूविंग? कैसे पता करेंगे मूव कर रहा है नहीं कर रहा है? कैन यू इमेजिन वेदर द सोलर सिस्टम इज मूविंग और नॉट? कैसे मूव करोगे? नहीं, जैसे अभी पूरा अर्थ स्पिन कर रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, हम लोग एक साथ मूव कर रहे हैं। पूरा सोलर सिस्टम अगर मूव कर रहा होगा, कहाँ मालूम है? चलो हम ये मान के चलते हैं कि एंटायर सोलर सिस्टम इज एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ मासेस। और समझ में आ रहा है? ऐसा एक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकालेंगे? लिखेंगे
potential energy of an isolated system of masses is defined as the work done against gravity in making the system by bringing the masses one by one from infinity to their respective positions. समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ, मासेस को वन बाय वन इंफिनिटी से टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन लाने में, सिस्टम बनाने में जो वर्क होगा, मान लो कि यहाँ पर कोई एक मास पड़ा है m1, ये m1 एक मास है, ये m2 एक मास है, ये m3 एक मास है, ऐसे करके डिफरेंट मासेस पड़े, उनके बीच में डिस्टेंसेस कुछ कुछ है, और आपको पूछा गया बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज द वर्क डन इन मेकिंग द सिस्टम, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन मेकिंग द सिस्टम बाय ब्रिंगिंग द मासेस वन बाय वन फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन। पहले आप ये सारे को भगाओ, m1 कहाँ पे था? m1 वाज एट A, m2 कहाँ पे था? एट B, m3 कहाँ पे था? एट C। तीनों को भगाओ। पहले आप m1 लेके आओ A में और देखो क्या वर्क हुआ अगेंस्ट ग्रेविटी। अकेला m1 था तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ था? कुछ भी नहीं था, नो वर्क इट डन। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग m1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट इज 0। देन यू ब्रिंग m2, वन बाय वन लाना है, किसको आगे किसको पीछे ऐसे कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो सीक्वेंस। आप m1 फिर m3 फिर m2 या फिर m2 फिर m3 फिर m1 ऐसे कर सकते हो। फिर m2 लेके आए, जब m2 को लेके आए ऑलरेडी m1 प्रेजेंट था, सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, सो यू से सम अमाउंट वर्क इज डन w2। देन यू ब्रिंग m3, देन व्हेन यू आर ब्रिंगिंग m3, m1 m2 दोनों आर प्रेजेंट है कि नहीं, तो सम मोर वर्क इज टू बी डन, सो कुछ और एक्स्ट्रा वर्क हो गया, कॉल इट w3। ये जो सारा वर्क हुआ जोड़ दो तो मिलेगा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ मासेस इज डिफाइंड एज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन मेकिंग द सिस्टम बाय ब्रिंगिंग द मासेस वन बाय वन फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस। क्या डेफिनेशन समझ में आया है ना? अच्छा, तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। पहले m1 को लाए 1 हुआ 0, जब m2 को लाए 1 kg लाता है तो वार्डन कितना होता है, इसके लिए जो पोटेंशियल होता है, m2 को लाए तो क्या होगा m2 इंटू इसका पोटेंशियल। फिर m3 को लाए, ये दोनों के लिए कुछ पोटेंशियल है, 1 kg लाने में उतना होता है वर्क, m3 लाए, m3 इंटू इन दोनों का पोटेंशियल है यहाँ पे, ऐसे करके जोड़ के सारा वर्क निकाल सकते हैं, बड़ा लेंथी हो जाता है। व्हाट डू डू अदरवाइज? क्या कहता है ये? It is given by half of sum of potential energy of individual masses ये बड़ा काम का चीज है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। क्या हुआ? हाँ? कोई आवाज आया कहीं से, बाहर से? तेरे सुनाई नहीं देता है? सुनाई दिया सर। हाँ, क्या आवाज था वो? मशीन, रोबोट, बाहर से, अंदर से? वो गेम का ये समझ में आया। नहीं, गेम का आया आवाज। किसी का स्मार्ट वॉच होगा। मैं नहीं मैं कब बोला तू खेलता है? जबरदस्ती लगा मैं नहीं खेलता था। अच्छा चलो ठीक है, खेलना क्या बुरी चीज है? नहीं खेलता हूँ। देखा अभी तू ना क्या मैं खेलता हूँ। सर दूसरा गेम खेलता है। हाँ दूसरा गेम खेलता हूँ सर। मैं वो व्हिस्की पी गया सर, मैं नहीं पीता, मैं रॉम पीता हूँ। ऐसा है गधा कहाँ का।
हाँ देखो, चलो चलो, तुम लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, समय कम है ना, मैं थोड़ा भागना चाहता हूँ। 14 मिनट। इट इज गिवन बाय हाफ ऑफ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल मासेस। ध्यान रहे, अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक m1 मास है, कहां पे है, एट पोजीशन ए, ये कोई m2 मास है एट पोजीशन बी, ये कोई m3 मास है एट पोजीशन सी, तो आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये पूरा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? इट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ए का पोटेंशियल एनर्जी, m1 का पोटेंशियल एनर्जी, m2 का पोटेंशियल एनर्जी, m3 का पोटेंशियल एनर्जी, सबका पोटेंशियल एनर्जी निकालो, जोड़ो, आधा कर दो। m1 का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? m1 इंटू पोटेंशियल एट ए। m2 का पोटेंशियल एनर्जी m2 इंटू पोटेंशियल एट बी एंड m3 इंटू पोटेंशियल एट सी। ऐसे करके जितने होंगे सबका एनर्जी निकालो और जोड़ो, आधा कर दो, आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ यहां पर हम बताना चाहेंगे कि व्हाट इज, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बीट नंबर 2 में, फॉर ए सिस्टम ऑफ टू मासेस, दो मास रखें, फॉर ए सिस्टम ऑफ टू मासेस, यहां पर एक मास है, यहां पर एक मास है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में मान लो कि कुछ डिस्टेंस है, चलो मानते हैं कि ये डिस्टेंस r है, और ये मास कुछ m1 है और ये मास कुछ m2 है। अगर हमें पोटेंशियल निकालेंगे, ये a पोजीशन में है, ये b पोजीशन में है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 इंटू पोटेंशियल एट a प्लस m2 इंटू पोटेंशियल एट b, है कि नहीं? m1 का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? इट इज m1 इंटू a में जो पोटेंशियल था, ये नहीं होता 1 kg होता तो जो पोटेंशियल होता कितना होता? माइनस gm2/r। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? m2 के लिए जो पोटेंशियल है, दैट इंटू m1 इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m1। यहाँ पर क्या पोटेंशियल होता? अगर m2 को निकालो, m2 का निकालना चाहते हैं तो उसको पहले निकालो। m1 के लिए कुछ पोटेंशियल होगा, कितना? माइनस gm1/r। अब m2 रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? माइनस gm1 m2/r। क्या बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? जबरदस्ती झूठ मूठ में ये सर बोलोगे, रात में खोवा काटेगा तुमको। इट इज m1 इंटू, ऐसा लिखते हैं v प्लस m2 इंटू vb क्या है बताओ? पोटेंशियल हियर, इसके लिए माइनस gm1/r। अब समझ में आया है? थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो तो क्या आ रहा है? इट इज माइनस gm1 m2/r, माइनस gm1 m2/r बाई 2 हो गया, तो माइनस gm1 m2/r। काफी बार इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आया है। टू मास सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस gm1 m2/r। समझ में आया? सपोज हम बात करें किसी एक 3 मास सिस्टम का, फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 मासेस। चलो मानते हैं कि यहाँ पर कुछ मासेस पड़े हैं, ये कोई एक मास है m1, ये अच्छा ये छोटा है, ये कोई मास है m1, ये है m2, और चलो मानते हैं कि ये है m3। ऐसा करके डिफरेंट मासेस पड़े हुए हैं। सपोज ये डिस्टेंस, अरे क्या हो गया डिस्टेंस दोनों का? मान लो कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कुछ ऐसा है, ये डिस्टेंस है r12 क्योंकि ये m1 है, ये m2 है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इतना दूर कौन लेना, इसको पास ले आते हैं, चलो ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, चलो ये
m3 है और ये डिस्टेंस है r23 और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है चलो ये मानते हैं r13। ऐसे करके 3 मास पड़े हुए हैं, पूछा गया बताओ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है। सिंपल है भाई, आपको करना है कैसे कैसे निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज टू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच इंडिविजुअल मास। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज हाफ ऑफ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल मासेस। चलो इस पॉइंट की लोकेशन को ए कहते हैं, इस लोकेशन को बी कहते हैं, ये लोकेशन को सी कहते हैं। तो हम कहेंगे इट इज हाफ ऑफ m1 इंटू va, m2 इंटू vb, m3 इंटू vc। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल अगर मैं आपको पूछूं बताओ va क्या है, यहाँ का पोटेंशियल किसके लिए, m2 और m3 के लिए। m2 के लिए माइनस gm2 बाई r12, m3 के लिए माइनस gm3 बाई r13। क्या कोई बताएगा यहां पर जो दो मास है उनके लिए जो पोटेंशियल है उनके बीच में एंगल लेस देन 90 डिग्री है कि मोर देन 90 डिग्री है? अंकित बताएगा। इस पॉइंट में m2 के लिए कुछ पोटेंशियल है, m3 के लिए तो पोटेंशियल है, दोनों पोटेंशियल के बीच में जो एंगल दिख रहा है वो लेस देन 90, मोर देन 90, इक्वल टू 90। क्या दिख रहा है? हाँ देखा, दिमाग काम कर गया। स्केलर क्वांटिटी कोई एंगल वेंगल नहीं होता है। चलो ठीक है, काफी सोच समझ के बताया लड़का, सतर्क हो गया है। ठीक है ठीक है, ये हो गया आपका। ये सिमिलरली VB VC निकाल सकते हैं। सबका वैल्यू डालो, सिंपलीफाई करो। कोई आपको डेरिवेशन नहीं पूछेगा तो मैं सीधा सीधा लिखना चाहूंगा कि इट इज माइनस G बाई G इंटू M1 M2 बाई R12, M2 M3 बाई R23, M1 M3 बाई R13। समझ में आया? समझ में आया? बहुत सारे 2 का आ गया, ये कट पिट जाएगा, रिपीटेड टर्म्स आएंगे, 2 कट जाएगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। समझ में आया? लगे हाथ आपको लास्टली में और एक चीज बताना चाहूंगा। स्कूल वाले नहीं पूछते पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड hollow sphere ऑफ, अच्छा ऑफ क्या सब जानते हैं, स्फीयर होने से मास m होगा, रेडियस r होगा। ये कोई एक हॉलो स्फीयर है जिसका मास m है और चलो मानते हैं कि इसका रेडियस है r। ऐसा एक स्फीयर की कॉम्बिनेशन ऑफ मासेस है। अब बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नहीं तो चलो सोचते हैं पोटेंशियल एनर्जी पता करना है और हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना कैसे आता है। हाफ ऑफ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच मास। I can consider the sphere as a combination of number of infinite number of small masses m1 m2 m3 m4 ऐसे infinite number of masses को जोड़ देंगे m बन जाएगा। अगर मैं एक m1 मास को यहाँ पर देखता हूँ, उस m1 मास का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूँ, वैसे ही m2 का m3 का m4 का निकाल दूंगा, सबका पोटेंशियल एनर्जी निकाल के जोड़ के आधा कर दूंगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा मुझे। नहीं तो हम कहेंगे इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 इंटू इसका पोटेंशियल एनर्जी। इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है? m1 इंटू यहाँ का पोटेंशियल। यहाँ का पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ऑन दी सरफेस है कि नहीं? अच्छा m2 के लिए वही m2 इंटू पोटेंशियल ऑन दी सरफेस। Go on adding them all. You find Vs by 2 goes common. अंदर is m1 plus m2 plus m3 सबको जोड़ो तो क्या मिलेगा? It is same as m. So it is m Vs by 2. लेकिन Vs क्या था? On the surface minus gm by r. नहीं ये छोटा r था, इसी को कर देते हैं बड़ा। ठीक
So it is coming out to be minus gm square by 2r. याद रखना कोई derivation नहीं पूछेगा. Potential energy of an isolated hollow sphere is minus gm square by 2r. ठीक है. आज की क्लास थोड़ा हम लोग यहाँ पे बंद करेंगे. I got an emergency call from one of my friend, तो मुझे उनको अटेंड करना है. 6 बजे तक नहीं रुकेंगे, सोचते हैं पहले पहुँच जाएंगे. ठीक है, आज इतना पढ़ लिया. हम लोग अगले क्लासेस को कोशिश करेंगे ख़त्म करने के लिए. 4:15 में आ जाना. तो कुछ लोग लेट में आते हैं तो हमारा भी इधर टाइम खोटा हो जाता है. वो लोग तो टाइम पे आ जाते हैं. सो लेट अस हैव द क्लास. नेक्स्ट क्लास विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ. ओके, फिर मिलेंगे अगले क्लास. तब तक के लिए जय हिंद.